13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। शाम के वक़्त शायद हुए थे। उस वक़्त आप कहाँ थे और कैसे आपको जानकारी मिली थी इन बम धमाकों की? जी, जब ये बम धमाके हुए दिल्ली में उस समय मैं अपने घर पे था, उस दिन छुट्टी का दिन था। तो पहले तो एक जर्नलिस्ट का फ़ोन आ रहा था मेरे उस पे, बट साइमल्टेनियसली पुलिस कंट्रोल रूम से भी कॉल आ रही थी। हुँ, तो मैंने पुलिस क जर्नलिस्ट से कहा कि मैं बात करता हूँ, अर्जेंट कोई कॉल लगता है। तो फिर पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। तो मैंने इमीडिएटली अपनी गाड़ी को कहा ड्राइवर को कि तैयार हो, और उस पे बैठ के मैं करोल बाग सबसे पहले पहुँचा। हुँ। कनॉट प्लेस में भी धमाके हुए थे उस समय, ग्रेटर कैलाश में भी हुए थे, जहाँ मैंने स्पेशल सेल की टीम्स को डिफरेंट जगह पे भेजा उनको, और ताकि इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली शुरू किया जा सके। तो जब ये बम धमाके हुए थे, तो आप जैसे स्पॉट पर गए या अपनी टीम को भेजा, तो क्या पाया आपने? किस तरह का वो धमाका था? क्या क्या था एक उसमें? करोल बाग में जो ब्लास्ट हुआ था वो एक ऑटो में ब्लास्ट हुआ था, एंड ऑटो के ऑलमोस्ट परखच्चे उड़ गए थे, और वहाँ पर कुछ चीज़ें पेड़ों पे टंगी हुई थी। सीन वहाँ का काफ़ी ख़राब था। मेरे पहुँचने से पहले जो इंजर्ड थे या डेड थे, उनको ऑलरेडी पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी और वहाँ के लोकल लोग जो थे वो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर चुके थे। तो यहाँ पर उसके बाद मेरी टीम आ गई। अभी यहाँ की छानबीन कर रहे थे जगह की, वहाँ पर क्या हो सकता है, किस तरह के एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ है। फिर जो है, हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उस समय मिस्टर डडवाल, उस उनका आया कि हमारा एक टॉप मैनेजमेंट नेट था, वायरलेस नेट, उस पे बात करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहे थे उस हुँ, समय। हुँ, तो बात की तो उन्होंने कहा कि कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में आप आ जाओ। तो मैं वहाँ से फिर वहाँ पहुँचा। वहाँ बेसिकली काफ़ी जर्नलिस्ट भी थे। हुँ। तो सीपी साहब से बात हुई, तो जर्नलिस्ट को क्या बताना है। तो ये हुआ कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो भी नतीजा निकलेगा उस पे काम करेंगे। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया नई दिल्ली के, जहाँ पर जो 2 बम थे वो एक्सप्लोडेड पुलिस ने रिकवर कर लिए थे। अच्छा। तो उन बमों को उसका देख के पता लगा कि ये बम जो है ऑलरेडी इसी तरह के बम गुजरात में यूज़ हुए हैं, और इसी तरह के बम जो हैं जयपुर में भी यूज़ हुए थे। जयपुर में 13 मई 2008 को ब्लास्ट हुए थे, और गुजरात में 26 जुलाई 2008 को ब्लास्ट हुए थे। अच्छा। सूरत में भी बम करीब 28 बम प्लांट किए गए थे। हुँ। लेकिन सूरत के बम जो है एक्सप्लोड नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में एक कैपेसिटर लगाना टेररिस्ट भूल गए थे। ओह! तो उससे काफ़ी सेविंग हुई। तो एक क्लियर हुआ मौके से कि ये कहीं न कहीं गुजरात के उससे कनेक्टेड है। हुँ, उसके बाद कमिश्नर पुलिस ने रात को मीटिंग बुलाई हुँ। अपने ऑफिस में, जहाँ पर सारे डीसीपीज़ और स्पेशल सेल के लोग थे। तो सीपी ने कहा कि केस जो है स्पेशल सेल काम करे इस पे, और सारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनकी हेल्प करें। तो यहाँ से हमारा इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली शुरू हुआ। आपने बताया 2008 सबसे पहले तो ये जो 2 बम लाइव बम रिकवर हुए थे, ये कहाँ से बम रिकवर हुए थे? एक तो ये सवाल है। दूसरा आपने 2008 की यानी 2008 में सिलसिलेवार बम धमाके हो रहे थे। जी, ये जो इंडियन मुजाहिदीन हैं, इनके बम करीब 2005 से शुरू हुए थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में, बनारस में ब्लास्ट किए इन्होंने, उत्तर प्रदेश में कोर्ट्स में ब्लास्ट किए, देन साउथ इंडिया में ब्लास्ट किए इन्होंने। तो डिफरेंट प्लेसेस पे इन्होंने ब्लास्ट किए थे। लेकिन इनकी इंटेंसिटी अगर हम देखें 2008 में, इंटेंसिटी और जो फ्रिक्वेंसी वो बढ़ गई थी। हुँ, इन्होंने पहला ईमेल किया था जहाँ इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया था, हुँ, जब उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए थे। हुँ। तो ब्लास्ट के टाइम में ही एक ईमेल आया था जो साहिबाबाद के एक पीसी वो जो साइबर कैफ़े है, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। इसके बाद इन्होंने हर ब्लास्ट में ईमेल किया। जयपुर ब्लास्ट में इन्होंने ईमेल किया 1 दिन बाद। लेकिन जब उस ईमेल में इन्होंने एक अटैचमेंट भी लगाया, वो अटैचमेंट था एक साइकिल पे बम रखा था। अच्छा। जो बम जो है
अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ था। वहाँ पर जयपुर में साइकिलों पे बम एक्सप्लोड हुए थे। हम्म, फिर गुजरात में सिमी के कुछ लोग पकड़े गए थे, हम्म, आई थिंक 15 जुलाई को। उसके बाद इन्होंने एक ईमेल किया था कि भाई आपने गलत लोग पकड़ लिए हैं, हमें कोई टच नहीं कर पाया है। फिर दिल्ली ब्लास्ट के टाइम में इन्होंने, गुजरात ब्लास्ट के टाइम में भी किया था, जो पकड़े गए थे गुजरात में उसके बाद भी किया था, और 5वां जो ईमेल किया था जब दिल्ली ब्लास्ट हुए थे उस समय किया था। इन्होंने उसमें कहा था कि दिल्ली में नो ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। तो कुछ ब्लास्ट जो है हमारे पुलिस वालों ने डस्टबिन में से टाइमली डिस्पोज कर दिए थे, ओ, तो इसलिए वो बच गए। बीट कांस्टेबल्स और जो लोकल लोग हैं, उन लोगों का ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा काम था लोगों को बचाने में। तो ये इस तरीके से उस दिन जो है ब्लास्ट हुआ। और इंडियन मुजाहिदीन का जब ये नाम आया तो हुआ कि इंडियन मुजाहिदीन है क्या। हम्म, तो तरह तरह की अटकलें थी। एक अटकल ये भी थी कि इंडियन मुजाहिदीन सिमी जो होती है उसका अगर पहला एस काट दो और लास्ट का आई काट दो तो IM बच जाता है इंडियन मुजाहिदीन। तो ओ, ये भी एक सोच थी। हम्म, एक और चीज़ थी जो बाद में सामने आई। एक्चुअली अगर हम देखें 89 से शुरू करें, जो कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई, जब अफ़गानिस्तान में रशिया ने विड्रॉ करना शुरू किया, रशिया का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, तो वहाँ से टेररिस्ट जो हैं काफ़ी लोग कश्मीर में आने शुरू हो गए। अच्छा, इंडियन एजेंसीज ने काफ़ी मेहनत से काम किया वहाँ से। फिर पाकिस्तान में भी, इससे पहले भी जब अफ़गानिस्तान में टेररिज्म था तब भी, और जब कश्मीर में ज़्यादा शुरू हुआ तब भी पाकिस्तान में इनकी सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई। अच्छा, पाकिस्तान हमारे से जब जो भी वार लड़ा, 1965 में लड़ा, 1971 में लड़ा, तो वो उसको समझ आ गई कि इंडिया से जीत नहीं सकता। हम्म, तो उसका ये कॉन्सेप्ट था इंडिया को ब्लीड करना है, ब्लीड इंडिया इनटू थाउजेंड्स। और उसके लिए वो सोचते थे कि एक टेररिज्म एक तरीका है। तो वहाँ शेल्टर दिया जा रहा था लोगों को। पाकिस्तान, पाकिस्तान में जैश लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद बाद में क्रिएट हुई थी। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट शुरू कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने इंडिया में भी डिफरेंट प्लेसेस में भी शुरू कर दिया। ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे के आसपास 93 में, हम्म, जो CBI ने उनको सॉल्व किया था, और जिसमें अब्दुल करीम टुंडा हम्म, मेन सस्पेक्ट था जो इंडिया से भाग गया। उसके साथ ही जली संसारी वगैरह वहाँ पकड़े गए थे। तब इन्होंने फिर लश्कर तैयबा ने इंडिया में काफ़ी ब्लास्ट कराए। दिल्ली और उसके आसपास 42 ब्लास्ट हुए थे 97-98 में। तो वो हमारी टीम ने क्रैक किए थे, और करीब 28 मॉड्यूल टेररिज्म के ऑल ओवर इंडिया पकड़े गए थे उस समय। लेकिन उस समय तक जितने लोग आ रहे थे वो पाकिस्तान से आ रहे थे, पाकिस्तान के रेजिडेंट थे या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रेजिडेंट थे। वहाँ से ट्रेनिंग लेके इंडिया आते थे वो। उसके बाद 9/11 हुआ। हम्म, 9/11 के बाद यूनाइटेड नेशंस ने जो हैं अपने प्रोटोकॉल्स बनाए, और टेरर फंडिंग और टेररिज्म पे एक ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एक एक्शन शुरू हुआ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी टेरर फाइनेंसिंग को अपने वो बना लिया एजेंडा। हम्म, और इस वजह से पाकिस्तान को लगा कि हमें डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए, और उसलिए उन्होंने कोशिश की जो इंडियंस हैं उनको ट्रेन किया जाए। स्लीपर सेल का मॉडल, हाँ, ताकि जो भी ब्लेम जाए वो पाकिस्तान पे ना जाए। तो पाकिस्तान अपने को जो बैक पे था उसको डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए इंडियन मुजाहिदीन की रचना उन्होंने की। फूलन ने जो भीमई कांड हम्म, किया है हम्म, उसमें सिर्फ ठाकुरों की हत्या नहीं हुई है, बिल्कुल। उसमें मरने वाले जो है वो अदर कास्ट के लोग भी हैं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज, अगर कोई चैनल ये साबित कर दे कि इनमें से कोई व्यक्ति डाकू था या फूलन देवी से उनका कोई लेना देना था या उन्होंने कोई रेप किया था,
तो भी मैं अपनी बात पे कायम हूँ ठीक है। और इनाम देने के लिए भी कायम हूँ। ये सब लोग बेगुनाह लोग थे। फूलन के हाथों अगर कभी कोई सताया हुआ रहा हो और उसने हत्या कर दी हो तब यह हत्या ठीक है। जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई हाँ वो मेरे साथी थे।